वेलकम टू कॉन्फिडेंट लर्निंग। आज हम 2017 में जो नेट के क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करेंगे। और आपने मेरा पिछला वीडियो देख ही चुके हैं जिसमें हमने 2018 के नेट के और 2019 और 20 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। कोशिश पूरी यही है कि हर साल में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे एमएसक्यू, चाहे नेट हो, उनको सॉल्व किया जाए। चलिए तो बगैर कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला क्या दिया गया, अ फॉल्ट सरफेस इज इन एन आउटक्रॉप हैज सिलिकॉन साइड लिनिएशन हुज पिच इज 30 डिग्री। जो लिनिएशन दिया गया, ये जो लिनिएशंस बने हुए हैं, इनका जो डिप दिया गया आपको, पिच मतलब टिप पिच मतलब फॉर्म वर्टिकल, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया गया। द हॉरिजॉन्टल स्लिप ऑन द फॉल्ट, हॉरिजॉन्टल स्लिप जो आपको दिया गया है, स्ट्राइक से जो हॉरिजॉन्टल स्लिप दिया गया 1.2 मीटर दिया गया है। हमको क्या निकालना है, नेट स्लिप निकालना है। आप इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको तीन तरीके से फॉर्मूला मिलता है, नेट स्लिप का, फिर हॉरिजॉन्टल स्लिप का और थ्रो और हीव का। तो हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया गया, यहाँ फिगर के हिसाब से देखिए जो पिच दी गई है, दिस इज रेक एंड दिस इज आल्सो योर फॉल्ट डिप आल्सो। तो 30 डिग्री हमारा फॉल्ट डिप हो गया। अब यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसको डायग्राम से आपको दिखाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं कि जिसमें आपका ये थीटा जो आपका 30 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है ए बी सी में, यहाँ पे आपका ये जो होगा ये आपका नेट स्लिप हो कहलाएगा और ये आपका स्ट्राइक स्लिप कहलाएगा और ये आपका जो होगा ये आपका डिप स्लिप कहलाएगा। तो इसमें आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं ये ऑलरेडी। अब ये हमको सबसे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे क्लासी ये था कि आपको फॉल्ट की डिप नहीं दी गई थी बट पिच दिया गया था। तो पिच से ही आप फॉल्ट की डिप निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिनिएशंस जो थे उसका आपको एंगल दिया गया, तो दैट इज योर डिप आल्सो ऑफ द फॉल्ट, क्योंकि जो लिनिएशन होता है फॉल्ट पे ही होता है और उसी से पता चलता है कि कहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है, कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है या डिप स्लिप फॉल्ट है। तो इससे आप कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल सा आपका ये हो गया, थीटा हो गया। थीटा अब आप कॉस थीटा लगा दिए, लंब बटे कर्ण, ये जो भी लगाना चाहें आपके ऊपर है। आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पाइथागोरस से सॉल्व करना चाहते हैं, सिंपल फॉर्मूला सॉल्व करना चाहते हैं, ये आपके सॉल्यूशंस है। आपका आंसर आएगा 1.44। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन है, बुडिनास के बारे में बात किया गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एन आउटक्रॉप वी फाइंड बेलेमनाइट्स फॉसिल ब्रोकन इनटू 5 रेक्टेंगुलर पीसेस। कुछ इस तरीके से आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। बुडिन्स भी बोलते हैं, ऑफ इक्वल साइज, ये सारी की सारी साइज इक्वल है। कितना है आपका, ये है 1.35, 1.35, 1.35, 1.35, 1.35 और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.25, ये है 0.25, 0.25 और 0.25। ओके, तो उसमें क्या कह रहा है कि जो पहले जो था वो 1.35 था, गैप आ गया, गैप बिटवीन एडजेसेंट बुडिन्स इन ऑल द केसेस इज 0.25 सेंटीमीटर। नोट दैट द लॉन्ग डायमेंशन ऑफ बुडिन आर परफेक्टली अलाइन, द इलोंगेशन हमको निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि पहले ओरिजिनल लेंथ क्या होगी, जब ये गैप नहीं होगा तो सब आपस में कनेक्टेड होंगे, तो 1.35 इंटू 5 ये हमारे पे एक्चुअल लेंथ हो गई जो कि है आपकी 6.75। फिर उसके बाद क्या है कि जब इसमें गैप आ गया तो गैप कितना है 0.25, 0.25, 0.25, तो ये हो गया आपका 1.0। इसका मतलब ये आपका एलोंगेशन हो गया, ये आपका एल हो गया, ये L0 हो गया। पहले आपका ओरिजिनल L0 था, ये था। और उसके बाद अगर आप एलोंगेशन परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, बेसिकली स्ट्रेन का ही फॉर्मूला है आपका। अगर आपको स्ट्रेन का फॉर्मूला याद हो, डेल्टा L अपॉन L से ही लिया गया है, तो L माइनस L0 अपॉन L0, तो ये कितना हो गया आपका L माइनस L0, इसका मतलब 7.75 माइनस 6.75 डिवाइडेड बाई 6.75 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर लिए, 1 डिवाइडेड बाई 6.75 इंटू 100। ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपका आता है 14.8%। आप सोल्यूशन कर लीजिए, नहीं होता है तो मैं तो मौजूद ही हूँ आपको शीट देने के लिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हॉरिजॉन्टल सिलेंडर का ओर बॉडीज, इसका डायमीटर दिया गया है, हैज 5% मेटल कंटेंट एंड डेंसिटी ऑफ 3500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। द रिजर्व ऑफ द ओर बॉडीज, रिजर्व निकालना है। रिजर्व आपको पता है कि जितना मास वहां पे मौजूद है वही हमको निकालना है। इसी तरह का क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 55 है, उसको भी जाके आप चेक करिए।
और अगर वो लगा लेते हैं तो ये भी आप आसानी से लगा लेंगे। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। आपको जैसे बताया मैंने, रिजर्व ऑफ द ओर बॉडी का फॉर्मूला क्या होता है। ओर बॉडी यहाँ पे बेसिकली आपकी मास होता है, मास ऑफ द सिलेंडर ओर बॉडी। जो भी बॉडी वहाँ पे मौजूद है, जिस भी शेप की होगी उसका मास निकालना है। आपको मास पता है क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ पे वॉल्यूम किसका निकालना है, सिलेंड्रिकल बॉडी का निकालना है, इसलिए मैंने सिलेंडर बॉडी का फॉर्मूला लिखा है पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। अब हम यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7। और यहाँ पे हमको रेडियस दिया गया, बट यहाँ पे डायमीटर है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इंटू इसकी लेंथ कितनी है, 200 मीटर है। फिर इसका डेंसिटी आपको 3500 दिया गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते करते आपका कुछ इस तरीके से आता है 22 × 10⁻7 kg। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 1000 से हम 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो ये हो गया आपका 22 × 10⁻4, ये टन हो गया आपका। अब आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आपका 0.22 मिलियन टन हो जाएगा, क्योंकि हमको टन्स मिलियन टन्स में आंसर निकालना था। हमने इसको 10⁻6 से डिवाइड किया है मिलियन टन्स में करने के लिए। 1 टन इज इक्वल टू 10⁻6 मिलियन, 1 मिलियन टन इज इक्वल 10⁻6 टन होता है। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया गया है इसको कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। कन्वर्जेंस अगर आपको क्लियर नहीं तो सॉइल मैकेनिक्स के फॉर्मूले लगाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो कन्वर्जन की प्लीज प्रैक्टिस करिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखिए, ड्रेनेज डेंसिटी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया, अ ड्रेनेज बेसिन ऑफ द 4th ऑर्डर। यहाँ पे जो ड्रेनेज बेसिन है हैज 4 ऑर्डर, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड द एरिया इज 40 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे सबकी लेंथ दी गई है आपको। अब तो इसका ड्रेनेज डेंसिटी का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ ऑफ द ऑल स्ट्रीम ड्रेनेज ऑफ ऑल द ऑर्डर। जितने भी ऑर्डर है उनकी टोटल लेंथ होनी चाहिए। क्या है, 12.5 प्लस 8.8 प्लस 4.7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द बेसिन। एरिया ऑफ द बेसिन इज इक्वल टू 40। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 30/40 इज इक्वल टू 0.75 पर किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। चलिए, इसमें क्या है, आपको एज ऑफ द ग्रेनाइट रॉक कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग रिबोडियन स्टोनशेम होल रॉक रेडियोएक्टिव डेटिंग मेथड एंड द फॉलोइंग एज इक्वल। इसको हम आइसोक्रोन बोलते हैं। अगर किसी ने मेरा पुराना लेक्चर देखा हो तो उसमें मेरे कायदे से डिटेल सीए के MSQ क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें काफ़ी डिटेल में हमने इसको समझाया था कि ये आया कहाँ से और इसमें किस तरीके से हम सॉल्यूशंस करते हैं। फॉर अ सूट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मैग्नेटिक ग्रेनाइट रॉक द रूबिडियन स्ट्रक्चर होल रॉक आइसोक्रोन प्लॉट एंड रिलेटिव डेटा आर शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे दिया गया आपको द एज ऑफ द ग्रेनाइट इज कैलकुलेटेड एट। यहाँ पे हमको एज ऑफ द ग्रेनाइट निकालना है। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका ये फॉर्मूला जो है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म का है, बट इसको थोड़ा सा उल्टा आपको लिखना पड़ेगा। ये इंटरसेप्ट c है, ये आपका y है, और ये जो पोर्शन आपका है ये आपका m है और ये x है। तो m की वैल्यू क्या हो गई आपकी e की पावर लैम्डा t -1, और यही m जो होता है आपका ये tan थीटा होता है। जो क्यों हमें tan थीटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब हमें पता रहेगी तो हम यहाँ से लैम्डा और टी हमारा एज होगा और यही एज हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको इक्वेट करते हैं। e की पावर लैम्डा t -1 इज इक्वल टू हमारा tan थीटा कितना दिया गया है यहाँ पे, इज इक्वल टू tan थीटा 0.014301। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो e की पावर लैम्डा t इज इक्वल टू 1 प्लस 0.014301 implies that e की पावर लैम्डा t is equal to 1.014301. Also lambda is given, यहाँ पे आपको lambda भी दिया गया 1.42 × -11। तो यहाँ पे आपका आ गया 1.42 इंटू 10 की पावर -11 इंटू t इज इक्वल टू 1.014301। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है आपका। ये आपका ln x का फॉर्म में बन जाता है आपका। ये 1.42 इंटू 10 की पावर -11 इंटू टी, ये ln 1.014301। आपको पता है e के लिए आपका ln होता है और जब बेस 10 होता है उसके लिए आपका log होता है। इसका e के लिए बेस, अगर e बेस है तो ln लिखा जाता है, अगर 10 बेस है तो log लिखा जाता है। अब इसी को और आगे सॉल्व करते हैं हम t के लिए। तो t इज इक्वल टू, जब इसको ln 1 पॉइंट इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी
0.0141997 आप करके देख लीजिए, और नीचे डिवाइडेड बाई 1.42 इंटू 10⁻⁻11। तो टी के लिए आपकी वैल्यू आएगी 0.9999 गीगा ईयर इज अराउंड 1.0 गीगा ईयर हो गया आपका। सॉल्व करके देख लिया, अगर नहीं होता है तो मैं कैलकुलेशन शीट आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। कंसीडरिंग अ ग्रेनाइट फेसिस मेटामॉर्फिक रॉक विद पीक मेटामॉर्फिक कंडीशन एट 9 किलोबार 850, ये 9 किलोबार इज द प्रेशर, 850 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, अज्यूमिंग अ सिंगल लेयर क्रस्ट डेंसिटी दी गई है डी द ड्यूरिंग बराबर द डेप्थ ऑफ बरियल ड्यूरिंग पीक मेटामॉर्फिक। डेप्थ ऑफ बरियल निकालना है, इसका मतलब टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं ना, आपको पता है डेप्थ ऑफ बरियल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर दिया गया है, हमको एच निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें कुछ नहीं करना। चलिए करने की कोशिश करते हैं। आपको प्रेशर 9 किलोबार यहाँ से दिया गया, टेम्परेचर का कोई यूज नहीं ना, हमको वहाँ पे कितना प्रेशर हाइट है वो निकालना है, डेप्थ ऑफ बरियल निकालना है, इसका मतलब एच निकालना है। डेंसिटी दी गई है आपको 300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटी आपको यहाँ पे दी गई है, नहीं दी गई तो आप 10 मान लीजिए, अगर आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच निकालना है। अब यहाँ पे एक किलो बार है, किलो बार को हमने बार में कन्वर्ट किया, और चूंकि सारी वैल्यूज किलोग्राम में थी तो पास्कल को भी हमने किलोग्राम पर मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो एच की वैल्यू आपकी 30 किलोमीटर आसानी से आ जाएगी। तो नो इश्यू, आपने सारी वैल्यूज को मिला के आराम से इसको कर लिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 57 नंबर। कंसीडरिंग 4 मिनरल्स P, Q, R and S इन द 3 कंपोनेंट केमिकल सिस्टम। यहाँ पे 3 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 4 मिनरल्स दिए गए हैं। तो हमको फेज रूल से यहाँ पे जो x होगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया कि 3 कंपोनेंट सिस्टम है, तो C आपकी 3 हो गया, फेज आपका 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि 4 मिलना है, P, Q, R and S, और यहाँ पे x पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चारों के चारों आपको मिलेंगे। तो सिंपल गिब्स फेज रूल से हम निकालते हैं तो P + F = C + 2, तो 4 + F हमको निकालना है। 3 + 2 = F = 5 - 4, तो F = 1। इट इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूटेक्टिक पॉइंट है, सारे एक मिल रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लिख सकते हैं। अगर आपने मैंने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है कि इस तरीके के सॉल्यूशंस, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4 मिनरल्स P, Q, R and S आर एज फॉलोज। यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले थोड़ा थ्योरी समझ लिए कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बाइफ्रिंजेस अमंग ऑल द मिनरल निकालना है। पहली बात तो समझ लीजिए कि बाइफ्रिंजेस क्या होती है। द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द फास्ट एंड स्लो रेज इज कॉल्ड एज बाइफ्रिंजेस। तो ये आप जो वैल्यूज दी गई है, ये रेस की वैल्यूज दी गई, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज योर फास्ट रे वैल्यूज, और जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज योर स्लो रे वैल्यूज, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमको बाइफ्रिंजेस मिलेंगे, जो कि हमने करके दिया आपको। फॉर मिनरल पी बाइफ्रिंजेस क्या होंगी, ये आपकी मैक्सिमम है और ये आपका मिनिमम है, तो उसका डिफरेंस आ गया 0.015। Q के लिए सिर्फ 2 ही वैल्यू है तो 0.08 हो गया। फिर R के लिए 3 वैल्यू है, तो इसमें मैक्सिमम क्या है 1.694 और मिनिमम क्या है 1.664, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.030। फिर उसके बाद S में भी 2 वैल्यू है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका 0.172 है। इसका मतलब S के लिए आपके लिए मिनरल जो होगा वो आपका सबसे ज़्यादा बाइफ्रिंजेस रखता होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेडिमेंटोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन अ सेडिमेंट्री सक्सेशन शोन इन द फिगर द लास्ट ऑकरेंस ऑफ फॉसिल स्पीसीज क्यू डेटेड। यहाँ पे डेट दी गई 50 मिलियन ईयर दिया गया है, यहाँ पे जो फॉसिल्स मिला है उसके, एंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द फॉसिल स्पीसीज, जो फर्स्ट फॉसिल आका है यहाँ पे उसकी डेट दी गई 30 मिलियन ईयर दिया गया है, आर रिकॉर्डेड एट y and x रिस्पेक्टिवली। द एस्टिमेटेड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज मीटर पर मिलियन ईयर हमको निकालना है। किसके किसके बीच में, x और y। पहले तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन की थिकनेस कितनी वो देख लिए। सेडिमेंट थिकनेस बिटवीन x एंड y कितना होगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20 है, तो ये 40 मीटर होगा थिकनेस यहाँ पे। और ईयर कितना होगा, ईयर में यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक करना है। देखिए यहाँ पे जो फॉसिल्स है वो 50 मिलियन ईयर दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसके बाद वो नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पे जो लेयर होगी, जो y होगा उसकी एज 50 मिलियन ईयर होगी। और जो पहला फॉसिल ऑकर हुआ है वो यहाँ पे ऑकर हुआ जिसकी 30 मिलियन ईयर होगी। इसका मतलब गैप कैपिंग कितने में होगी, ये 30 मिलियन ईयर्स हो गया एक्स की एज, और इसकी जो स्टार्टिंग एज है 50 मिलियन। तो इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस है
है वो कितना होगा 20 मिलियन ईयर होगा। तो सिंपली आपका 40 डिवाइडेड बाई 20 अगर आप करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका यहाँ पे मीटर मिलियन में होगा। तो 4/2 मीटर पर मिलियन ईयर, इसका मतलब 2 मीटर पर मिलियन ईयर, ये आपका आंसर होगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, द टॉप सरफेस ऑफ द कोल सीम इज एक्सपोज एट 150 मीटर कॉन्टूर लेवल ऑन अ हिल टॉप एट अ लोकेशन ए। मतलब टॉप कोई कोल सीम है उसका एक्सपोज हो रहा है, कंट्रोल इंटरवल कितना, एलिवेशन कितना है 150 मीटर। द सेम सरफेस ऑफ द सीम इज आल्सो एक्सपोज, उसी का रिवर बेड पे है 50 मीटर कंट्रोल इंटरवल पे, और जो एरियल व्यू दिया गया है बिटवीन ए एंड बी इज 1 किलोमीटर। द अमाउंट ऑफ डिप द कोल सीम्स अलोंग ए बी इज, क्या होगा। इसको अगर आप डायग्राम से करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। अब देखिए इसको हम फॉर्मूला से पढ़ते, क्वेश्चन से पढ़ते जा रहे हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। द टॉप सरफेस ऑफ द कोल सीम इज एक्सपोज एट 150 मीटर कंटूर लेवल ऑन अ हिल टॉप एट लोकेशन ए। ये टॉप सरफेस है टोटल, जहां से इस लेवल की बात करें तो यहां से 150 मीटर है। द सेम सरफेस ऑफ द सीम्स इज आल्सो एक्सपोज, मतलब ये टॉप है और ये बॉटम है, बॉटम वाला भी यहाँ से 50 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये कितना हो गया, आपका ये हो गया 100 मीटर। अब आप ये समझ लिए कि इन दोनों के बीच का जो एरियल व्यू है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये एरियल व्यू की बात करें, आपका जो ए बी है, ए बी का एरियल व्यू मतलब टॉप से देख रहे हैं तो ये आपको 1 मीटर देगा, ये आपको नहीं दिया गया। यहाँ पे देखिए तो हम साफ साफ लिखा है द एरियल व्यू ऑफ द डिस्टेंस ए बी। जब आप टॉप से देख रहे हैं, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, बट उनका टॉप से जब देख रहे हैं तो उन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रोजेक्शन के बाद हॉरिजॉन्टल ये 1 किलोमीटर हो गया। और आपको पता है कि जो एंगल होता है, डिप एंगल होता है, डिप शुड बी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये आपको पता ही होगा, सरफेस। और इन दैट केस ये आपका जो डिप होगा, ये डिप एंगल थीटा होगा, थीटा डिग्री, जो कि आपका किस कैसे बनेगा, आपका एंगल सी ए बी से बनेगा। यही एंगल ए हमको निकालना है। चलिए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली मैथमेटिक्स लगानी है। ये थीटा के सामने आपका क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये हमको दिया गया और ये दिया गया है। इसका मतलब हमको बेस और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर दिए गए, तो हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC। अब BC कितना होगा आपका 100 होगा। क्यों 100 होगा कि टोटल आपका 150 है, यहाँ से 50 हमने हटा दिया तो ये वाला जो डिस्टेंस बता आपका 100 हुआ। उसके बाद AC आपका एरियल भी दिया गया 1 किलोमीटर, ये आपका 100 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है। तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर मीटर में हो गया, तो ये हो गया 0.1। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू 0.1, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.1, जो कि एक्चुअल वैल्यू आएगी आपकी 5.7। तो ये जो आपका डिग्री होगा ये 5.7 होगा डिग्री में। सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था। आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको एरियल भी दिया गया था, वो डिस्टेंस उसकी इंक्लाइंड डिस्टेंस नहीं दी गई थी, टॉप पे से जो डिस्टेंस होंगी उन दोनों के बीच के प्रोजेक्शन की पॉइंट वो दी गई थी। तो यहाँ पे हमारा नेट का 2017 का क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो चुके हैं, सब लगा चुके हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके सारे नेट के क्वेश्चन आपके लिए लगा दिए जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताते रहिए। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, मैं मटेरियल वहाँ पे अपलोड कर ही रहा हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, जिससे भी शेयर करना शेयर करिए, नॉलेज को स्प्रेड करिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर्स के साथ, न्यू वीडियोज़ के साथ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।